नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सुजान और एक बार फिर से स्वागत है आपका डेडिकेशन की इस ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज शुरू की थी टिहरी रियासत, जिसके पहले भाग में हमने समझा था टिहरी रियासत का संपूर्ण इतिहास और दूसरे भाग में हमने जाना था टिहरी के विकास क्रम में संपूर्ण राजाओं का योगदान, जिसमें हमने आपको सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक के संपूर्ण राजाओं का विस्तृत अध्ययन करवाया था। और आज हम लेकर आए हैं इसी का आपके लिए तीसरा भाग, जिसके तहत हम आपको बताएंगे टिहरी बांध निर्माण और उसके पैरेलल में टिहरी बांध के विरोध में चलने वाले आंदोलनों को। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय कर दिया गया था। और टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय कौन से राज्य में हुआ था? संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में हुआ था। और इसका विलय होने के साथ साथ टिहरी जो लोकेशन है, यहाँ पर बांध निर्माण की गूंज सुनाई देने लग गई थी। और 1961 तक यूपी सरकार ने इस स्थान पर सर्वे कार्य किया। 1961 तक सर्वे कार्य करने के बाद 1963 में यूपी सरकार द्वारा पहली बार यह घोषणा की गई कि संबंधित स्थान पर बांध बनेगा। तो घोषणा कब हुई दोस्तों? 1963 में यह घोषणा की गई। तो देख सकते हैं आप, 1949 में संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनाया गया एक जिले के रूप में। 1961 तक इस स्थान पर सर्वे और 1963 में यूपी सरकार द्वारा घोषणा की गई। उसके बाद आती है बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 1970 में इस बांध का डिजाइन तैयार किया था जेम्स ब्रून ने। जेम्स ब्रून, जिन्होंने इसका क्या तैयार किया था दोस्तों? डिजाइन तैयार किया था। ठीक है। इसके बाद इस डिजाइन को हरी झंडी कब मिली? तो 1972 में केंद्रीय योजना आयोग द्वारा इस बांध को हरी झंडी मिल गई, जिसके तहत यह बात रखी गई कि इस बांध का जो 75% जो फंडिंग है वो कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। और जो 25% फंडिंग है वो कौन वहन करेगा? वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और इसी के साथ इसी वर्ष से इस बांध के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। और किसको यह काम सौंपा गया? तो जो यूपी सरकार का जो सिंचाई विभाग है उसे यह कार्य सौंपा गया। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक रूप से टिहरी बांध का जो निर्माण कार्य है वो कौन से विभाग को सौंपा गया था? तो सिंचाई विभाग को दिया गया था। इसके बाद जो ये प्रारंभिक उत्पादन क्षमता इस बांध की क्या तय की गई थी? तो ये थी 600 मेगावाट। प्रारंभिक रूप से इस बांध से हम कितना उत्पादित कर सकते थे? एक खाका खींचा गया जिसके तहत 600 मेगावाट रखा गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1986 में यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति मिथाइल आते हैं। तो रूसी राष्ट्रपति मिथाइल यहाँ पर आते हैं। उन्होंने यह बांध के निर्माण कार्य देखा और इसके बाद इस बांध निर्माण कार्य को कुछ फंड देने की घोषणा की, जिसके तहत इसकी उत्पादन क्षमता को फिर से 600 मेगावाट से 2400 मेगावाट तक बढ़ाया गया। तो आप देख सकते हैं कि 1986 में रूसी राष्ट्रपति मिथाइल की यहाँ पर एंट्री हो रही है। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? उसके बाद इस बांध के निर्माण कार्य को ये थोड़ा फंड अपनी तरफ से दे रहे हैं, जिस कारण इसको 600 मेगावाट से 2400 मेगावाट तक इसको बढ़ाया गया। 2400 मेगावाट। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं तो सिंचाई विभाग इस काम को बहुत धीमी गति से इस कार्य को कर रहा था। इसलिए 1988 में एक कंपनी है जिसका नाम है THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका गठन किया गया 1988 में। और इसके बाद 1989 से टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस कार्य को किया और यह कार्य 2005 में जाकर पूर्ण हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से टिहरी बांध बनाने का जो ये संपूर्ण कार्यक्रम था वो कालानुक्रम के अनुसार किस प्रकार से घटित हुआ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टिहरी बांध के विरोध में किस प्रकार से समय समय पर यहाँ पर आंदोलन हुए उनका इतिहास जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाली महिला थी, ये थी कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह नरेंद्र शाह की धर्मपत्नी है। 1916 में नरेंद्र शाह से इनका विवाह हुआ था। 1952 में गढ़वाल क्षेत्र से पहली सांसद रही थी। इसके बाद 1958 में इन्हें भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया था। तो दोस्तों टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसके द्वारा उठाई गई थी? कमलेंदुमती शाह के द्वारा उठाई गई थी।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1978 में पहली बार बांध विरोध समिति का गठन किया गया था, बांध विरोध समिति का गठन। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विद्यासागर नौटियाल के द्वारा, विद्यासागर नौटियाल। तो देख सकते हैं आप कि 1978 में बांध विरोधी समिति का गठन किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? विद्यासागर नौटियाल के द्वारा किया जा रहा है। इस समिति के 2 और सदस्य थे, एक थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें हम पर्यावरण गांधी के नाम से भी जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। आपको पता ही है दोस्तों कि 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, लेकिन इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटा दिया था। इसके बाद 2009 में भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और दूसरे सदस्य थे वीरेंद्र दत्त सकलानी, वीरेंद्र दत्त सकलानी। तो वीरेंद्र दत्त सकलानी कौन थे दोस्तों? वीरेंद्र दत्त सकलानी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टिहरी बांध के खिलाफ पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, याचिका दायर की थी। तो आप देख सकते हैं कि 1978 में बांध विरोधी समिति किसके द्वारा? विद्यासागर नौटियाल और 2 अन्य सदस्य हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे वीरेंद्र दत्त सकलानी, जिन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी टिहरी बांध के विरोध में। इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं, लेकिन इसका कोई भी आउटपुट नहीं निकला। देख सकते हैं आप कि टिहरी बांध का जो निर्माण कार्य है वो लगातार अपनी गति पर चलता रहा, इसका कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद जो सुंदरलाल बहुगुणा है, जिन्हें हम पर्यावरण गांधी के नाम से जानते हैं, ये 74 दिन तक अनशन पर बैठे। और कहाँ पर बैठे? जो गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट, राजघाट में 74 दिन तक अनशन पर बैठे, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं रहा, किसी भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने एक दूसरा रास्ता अपनाया और 1991 में बांध निर्माण जो कार्य था उसको 76 दिनों तक रोका गया। तो जो बांध निर्माण कार्य है उसको 76 दिन तक रोका गया। किसके द्वारा रोका गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा रोका गया। इसके बाद इसका भी कोई आउटपुट नहीं निकला और उल्टा सुंदरलाल बहुगुणा के खिलाफ अनेक प्रकार के एक्शन सरकार द्वारा लिए गए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टिहरी बांध जो निर्माण कार्य है वो निरंतर रूप से अपनी गति पर चलता रहा और 29 जुलाई 2005 को 29 जुलाई 2005 को टिहरी की जनता को अंतिम रूप से फरमान दिया गया कि आप टिहरी जो शहर है उसे छोड़कर चले जाएं। और इसके बाद 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी बांध का जो दूसरा टनल है उसको भी बंद कर दिया गया और टिहरी जो 200 साल तक संजोया हुआ शहर था वो जलमग्न हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि जो शहर 200 वर्षों तक लोगों के प्यार स्नेह से सींचा गया था वो 200 साल बाद जलमग्न हो गया, जिसे सुदर्शन शाह ने 1815 में बसाया था और 2005 में किस प्रकार से वो जलमग्न हो गया आपने देखा। और दोस्तों इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या टिहरी के आसपास के क्षेत्रों में उपजी वो है पलायन। तो पलायन अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टिहरी नहीं पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में एक जानी मानी समस्या है। लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो इसी कड़ी में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उत्तराखंड दर्शन सीरीज में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम ग्राम सौड़ का सचित्र वर्णन करेंगे, जिसमें आप पलायन के दर्द को महसूस कर पाएंगे। और गढ़वाल के एक युवा दीपक रमोला की समझदार दीवार परियोजना के तहत उस गांव में किस प्रकार से पेंटिंग्स बनाई गई हैं और वो पेंटिंग्स आपसे क्या बात करती हैं आप ये जरूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर आप मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिए।